नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लगभग 17 साल के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले शासनकाल में पहला मौका है जब किसी भाजपा शासित सरकार ने, भाजपा शासित केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है और यह वेतन आयोग की घोषणा भाजपा के शासनकाल का पहला वेतन आयोग है। जरा कल्पना कीजिए, 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, 6 साल 2 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो दूसरा और तीसरा कार्यकाल में पूरा कर रही थी, और उसके बाद 10 साल 7 महीनों की नरेंद्र मोदी की सरकार, कुल जमा लगभग 17 सालों की भाजपा सरकार। लेकिन इसमें पहली बार वेतन आयोग का दर्शन लोगों को हुआ है, वेतन आयोग को गठित किया गया है। वरना जब से भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी के तौर पर सामने आई, वो 90 का दशक था और 90 के दशक का पहला वेतन आयोग यानी जो 5वां वेतन आयोग था, वो वेतन आयोग अप्रैल 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने गठित किया और संयुक्त मोर्चा सरकार ने उसे मंजूरी दी थी, उसकी सिफारिशों को लागू किया था। ठीक इसी तरीके से जुलाई 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 6ठा वेतन आयोग गठित किया और उसकी सिफारिशों को लागू करने का काम भी मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। और ठीक 2014 में आचार संहिता लगने के लगभग 2 हफ्ते पहले 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह सरकार ने 7वां वेतन आयोग गठित किया। यह अलग बात है कि 3 महीने बाद यानी 26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए, लेकिन चूंकि आयोग पहले गठित हो चुका था, लिहाजा उसकी सिफारिशें तो आनी थी। लेकिन जो सिफारिशें आई वो नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में आई और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 5वें वेतन आयोग में और जो 6ठे वेतन आयोग में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले थी, वो बल्ले बल्ले की जगह सबके चेहरे की मुस्कान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखकर हवा हो गई थी। और अब कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। वित्त मंत्री ने खुद कहा था कि 8वें वेतन आयोग को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक के बाद जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। अब 8वें वेतन आयोग का गठन तो कर दिया गया, सवाल यह है कि इसके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार है। लेकिन उन परिस्थितियों की चर्चा के पहले एक बात तो जरूर है कि जब गठबंधन सरकारें होती है, 272 का आंकड़ा किसी दल को नहीं मिलता है, तो वही हालात होते हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के हुए। आम आदमी को यदि सरकार से कुछ चाहिए तो मौजूदा दौर में 56 इंच की छाती वाली सरकार भूल जाइए, अन्यथा 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण, इसी के सहारे आपको 5 साल काटने होंगे। लेकिन अगर जनता को वाकई कुछ चाहिए तो गठबंधन वाली सरकारों के दौर में जाना पड़ता है, और खासकर तब जब 200 से कम सीटें लोकसभा में किसी भी पार्टी की होती है, और तब जो सरकार बनती है वो इस देश में आम लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ मिलता है। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के पहले जो नरसिम्हा राव सरकार थी वो घिसट कर चल रही थी, जेएमएम रिश्वत कांड भी हुआ था, किसी तरह से सरकार बचाने की नौबत थी। लेकिन इस देश के इतिहास में आधुनिक दौर में यदि देखा जाए तो नरसिम्हा राव की सरकार ने इस देश का जितना भला किया शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। अगर वही सरकार 300 से प्लस वाली होती तो चाहे नरसिम्हा राव हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या देवेगौड़ा हो या गुजराल हो या मनमोहन सिंह हो या मोदी हो, कोई आपकी सुनने वाला नहीं होता। आपकी सुनने की नौबत तब आई जब सरकार पेंडुलम में थी, सरकार असुरक्षा के भाव से ग्रसित थी अपने अस्थायित्व को लेकर। तभी जाकर 5वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कुछ मिला। 6ठे वेतन आयोग के समय जब उसका गठन जुलाई 2006 में मनमोहन सिंह ने किया, कितने सांसद थे कांग्रेस के? 145 सांसद थे और बहुमत के लिए 127 दूसरे लोगों की जरूरत थी। लिहाजा मनरेगा हो, आरटीआई हो, भारत निर्माण हो, 6ठा वेतन आयोग हो, सब कुछ इसी दौर में आया और सरकारी नौकरियों की पूरी खेप भी इसी में खुलती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही आपने बहुमत दे दिया, 272 का आंकड़ा 2014 में जैसे ही पार करा दिया,
उसके बाद तो ठन गोपाल वाली स्थिति बननी ही थी। उसके बाद तो कटोरा लेकर 5 किलो राशन के लिए दर दर भटकने वाली स्थिति बननी ही थी। और उसके बाद क्या मिला? जो मिला वो आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले अगस्त 2024 में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद का मौका है जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओपीएस और एनपीएस के द्वंद्व के बीच, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के द्वंद्व के बीच थोड़ा झुकने का फैसला करते हुए, बीच का रास्ता निकालते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की। ओपीएस जितने बेनिफिट नहीं थे। और अब तो साफ लग रहा है कि काश जनता ने नरेंद्र मोदी को 240 सीटें नहीं 190 या 180 सीटें दी होती तो तय मानिए कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं बल्कि वो सीधा सीधा ओपीएस की वापसी के रूप में ही दिखाई देता। लेकिन जनता ने भी थोड़ा सा ही नीचे रखा, कुछ और नीचे रखती तो जनता के सामने कुछ और झुकना पड़ता सरकार को। लेकिन आज जो झुकने का नमूना दिया गया उसके पीछे भी राजनीति है। वो राजनीति क्या है? तो वो राजनीति आप समझ रहे हैं कि इस देश में 48,67,000 के करीब केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। और स्वाभाविक है कि जब एक बार इसकी सिफारिशें आ जाएगी 8वें वेतन आयोग की, उसके बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या को अगर आप जोड़ दें तो तकरीबन 1.25 करोड़ की यह संख्या हो जाती है। यानी लगभग 75 लाख के करीब कर्मचारी सभी राज्य सरकारों के भी है। और जैसे ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी, तत्काल राज्य सरकारों पर भी दबाव पड़ता है कि उसके अनुरूप अपने अपने राज्यों में वेतन वृद्धि करें, यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्यों में भी लागू करें। यह होता है तो वेतन भोगियों को और पेंशनर को, दोनों को वेतन आयोगों का फायदा मिलता है। लेकिन अब जब वेतन आयोग गठित हो गया है तो इसकी टाइमिंग पर एक बड़ा सवाल है। और टाइमिंग पर जब सवाल उठता है तो इस देश में आलोचनाओं से परे माने जाने वाले, और आलोचना शब्द ही जिनके लिए नहीं बना है, उन राजीव कुमार और उनके आयोग का नाम तो जरूर आ जाता है, बरबस जुबान पर आ जाता है। और क्यों आता है? दिल्ली चुनाव का ऐलान जब राजीव कुमार कर रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली सेंट्रिक कोई घोषणा नहीं होगी, बजट के लिए भी केंद्र सरकार को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं कि दिल्ली सेंट्रिक कोई घोषणा ना करे। अब शब्दों के हेरफेर को समझिए। दिल्ली सेंट्रिक यानी दिल्ली को केंद्र में रखकर कोई घोषणा नहीं होगी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जब 8वां वेतन आयोग लाया जा रहा है, आमतौर पर तो ये चौथे साल में ही लाया जाता है किसी भी दशक के, और छठे साल में सिफारिशें लागू होती है। लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नहीं लाया और ओपीएस भी खत्म कर दिया, तो 2006 में मनमोहन सिंह ने लाया। अन्यथा 1994, 2014 और फिर 2024 में ही आना चाहिए था। लेकिन 25 में लाने की नौबत क्यों आई? तो जरा इस पूरे खेल को समझिए, तब सामने आएगा कि राजीव कुमार जिस तरह की बातें कह रहे थे कि दिल्ली सेंट्रिक नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, और कैसे ये दिल्ली सेंट्रिक है जरा इसे समझिए। 48,67,000 के करीब जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से तकरीबन 5 लाख सरकारी कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय, आप इंडिया गेट के पास चले जाइए, 4-5 मेट्रो स्टेशन आपको सरकारी बिल्डिंग के अगल बगल ही दिखाई देंगे। कृषि भवन, शास्त्री भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उद्योग भवन, सेना भवन, पता नहीं कितने भवन वहां पर है। उसके अलावा राज्य सरकार के गेस्ट हाउस भी वहां पर है जिसमें बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलता है। आंध्रा भवन की कैंटीन भी है, महाराष्ट्र सदन भी है, लेकिन वहां तो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। पहले ये लागू होगा तब तो राज्य सरकारें लागू करेंगी। लेकिन जितने भवन है उतने कर्मचारी। और इनके रेजिडेंशियल ब्लॉक, आवासीय पतों को यदि आप देखें तो शुरू कर दें करोल बाग के पास से लेकर दिल्ली में आरके पुरम, पुष्प विहार, मोती बाग, नॉर्थ दिल्ली में चले जाएं तो तिमारपुर, इसके अलावा साकेत का इलाका, ये सब भरे पड़े हैं। और जो लोग यहाँ सरकारी कर्मचारी नौकरी करने आते हैं उनमें से ज्यादातर जमीन खरीदकर दिल्ली में रिटायरमेंट के पहले एक घर भी बना लेते हैं। तो पेंशनर की भी एक बड़ी तादाद है। और वो संख्या यदि कर्मचारियों और पेंशनर की जोड़ दी जाए जो सीधे सीधे वेतन आयोगों से लाभान्वित होते हैं तो वो संख्या तकरीबन 10 लाख तक पहुंचती है। और एक परिवार में यदि 4 वोटर भी है, 4 वोटर, तो ये 40 लाख वोटों को सीधे सीधे प्रभावित करने की रणनीति के तहत ये इसकी घोषणा और इसकी टाइमिंग को देखने के बाद पता चलता है कि सीधे सीधे प्रभावित करने की कोशिश है।
लेकिन राजीव कुमार चुप रहेंगे, उनका आयोग इस पर कुछ नहीं बोलेगा, आयोग इस पर कोई रोक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मौजूदा दौर में गोदी व्यवस्था ऐसी आ चुकी है कि चाहे गोदी सेठ हो, चाहे गोदी आयोग हो, चाहे गोदी सिस्टम हो, जब सब कुछ गोदी में हो तो जो गोदी में नहीं है उसको भी गोदी में लेने की कोशिशें हो रही है। किसको? इस देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को, जिनको टारगेट करके वेतन आयोग लाया गया है, 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग के बाद की परिस्थितियों को देखें कि क्या सरकारी कर्मचारी नरेंद्र मोदी सरकार पर एतबार कर लेंगे? तो सीधी बात यही है कि 7वें वेतन आयोग में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो दिया है, उसके बाद वेतन आयोग के नाम पर, वो कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो बाबा जी का ठुल्लू तो नहीं मिलेगा। ये कर्मचारियों को पहले से भरोसा है कि एक बार फिर 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी गोल गोल बात बना करके और थोड़ा बहुत सत्यनारायण के प्रसाद की तरह दे करके उनको चलता कर दिया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारी इतने डिवोटेड वोटर हैं, वोट जरूर डालते हैं, उनके परिवारीजन भी वोट डालते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में, खासकर दिल्ली में, जहां पर सब कुछ इन्फ्लेशन की रेट से, महंगे प्याज से कई बार चुनाव के नतीजे बदलते रहे हैं, तो वहां पर 8वें वेतन आयोग से नतीजे बदलने की जो कवायद है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के इलाके से तो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लिहाजा 8वें वेतन आयोग को लेकर के जिस तरह का हो हल्ला गोदी मीडिया मचाएगी, ये मिल गया कर्मचारियों को, पता नहीं क्या मिल गया, अलादीन का चिराग मिल गया, इस तरह की चीजें जो कही जाएगी, इस देश के कर्मचारी जो मोदी सरकार के द्वारा दिए गए, मनमोहन सिंह के द्वारा गठित किए गए, लेकिन सिफारिशों पर जिनका प्रभाव था वो मोदी सरकार का था, तो उनके द्वारा दिए गए वेतन आयोग से जो 7वां वेतन आयोग था वो कितने खुश थे, इसका अंदाजा खुद ही उनसे पूछकर लगाया जा सकता है। तो सरकारी कर्मचारियों के बीच मुगालते की स्थिति तो नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया मुगालता बनाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और रही बात इस देश के अंदर मतदाताओं की, तो ध्यान रखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। तो इस पब्लिक को, और पब्लिक में भी सरकारी कर्मचारियों को, कम से कम इस तरह से 8वें वेतन आयोग की टाइमिंग को चुनाव के वक्त तय कर, जिसकी सिफारिशों का कुछ अता पता कर्मचारियों को नहीं है, कम से कम मुगालते में तो नहीं डाला जा सकता। हाँ, राजीव कुमार और उनका आयोग मुगालते में जरूर है कि आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन आदर्श आचार संहिता कितनी आदर्श है या दिल्ली के आदर्श नगर में जाकर खो गई है, यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता। अब देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, लेकिन फिलहाल टारगेट बहुत बड़ा है और उस टारगेट के तहत टारगेटेड बेनिफिशियरी कर्मचारियों को, यानी कि लक्षित लाभार्थी समझने की जो कोशिश है, यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर भी साबित हो सकती है। एकदम ब्लंडर हो गया, चुनाव के बाद ये कहने की नौबत कुछ राजनीतिक दलों को आ सकती है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।